और ईस्ट में मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ये क्या है, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न साइड, और ये है हमारी वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो 10 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में हमने क्या लर्न किया, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। मॉनसून टाइप के बाद दूसरा क्या, सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट, और तीसरा डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। इतने सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को हमने डिस्कस किया किसके अंदर, ये सभी हमने डिस्कस किया है हमारा 10 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में। 10 से 30 के बीच में तीनों तापमान हो गए। अब 30 से 45 तक चलते है ना। अभी हमने क्या देखा था, मेगाथम, माइक्रोथम, मिजोथम, हेकिस्टोथम में हमने क्या देखा था, वहां पर ज़ेरोफाइट में में हम 0 डिग्री से नॉर्दर्न साइड बढ़ते जा रहे थे, यहां भी बढ़ रहे, तो 10 से 30 के बीच में तो आ गए। अब 30 से 45 के बीच में चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में। अब 30 डिग्री टू 45 डिग्री में सबसे ईस्टर्न पार्ट में आता है, आप देखो ग्लोब में आपको सबसे ईस्टर्न पार्ट में क्या दिखेगा, सबसे ईस्टर्न पार्ट में आता है हमारा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या फिर चाइना टाइप क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या फिर चाइना टाइप क्लाइमेट, ये यहां पर देखिए, और आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको चाइना टाइप क्लाइमेट दिखाई देगा। फिर बीच में मतलब वो पार्ट जो कि समुद्र से बहुत ज्यादा दूर हो, ये समझ लो ये भी ओशियन है और ये भी ओशियन है। तो इन ओशियन से बहुत ज्यादा दूर मतलब बीच वाला पार्ट, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें घास देखने को मिलेगी, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगी, जिन्हें हम स्टेपिस टाइप ग्रासलैंड बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस द कॉलम में क्वेश्चंस आते हैं, सब रटवा दूंगा, आप लोड लो ही मत उस चीज का। तो ठीक है, फिर जब वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सी, मेडिटेरेनियन सी। तो ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न साइड में, जिसको वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये है वार्म टेम्परेट जोन, ये है कूल टेम्परेट जोन, यहां लिखा भी है समझ जाओ, ये है वार्म टेम्परेट जोन और ये कूल टेम्परेट जोन। तो वार्म टेम्परेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, चाइना टाइप, स्टेपिस टाइप और मेडिटेरेनियन टाइप। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन एंड वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप जो कि बीच में है। और नॉर्थ में चले, चलिए सर और नॉर्थ में चलते हैं। सर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, अब हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। 45 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच में आते हैं। अब 45 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या आएगा, सबसे पहले ईस्टर्न मार्जिन की बात करें, देख लो मैप के अंदर आपको वो दिखेगा कनाडा। ठीक है, कनाडा मतलब आप ग्लोब को पूरा ऐसे घुमा के देखना तो कनाडा दिखेगा। कनाडा के अंदर मिलेगा लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, कनाडा के बाद मिलेगा हमें बीच में जो सेंट्रल में मिलता है स्टेपिस के ऊपर, दैट इज दी साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। और सबसे वेस्ट में जो क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा दैट इज ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ये हो गया नॉर्थ में। और सबसे नॉर्थ में जैसे इक्वेटर में देखा था, यहां पर इसका ऑपोजिट यहां पर मिल जाएगा हमें परमानेंटली फ्रोजन, परमाफ्रोस्ट, जिसे क्या बोलते हैं टुंड्रा, जिसे क्या बोलते हैं टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। टुंड्रा मतलब एकदम बीहड़, एकदम बीहड़ मतलब ऐसा नहीं है, बीहड़ मतलब कुछ भी नहीं, एकदम ऐसा एरिया जहां पर बर्फ ही बर्फ हो दूर दूर तक, बर्फ ही बर्फ हो दूर दूर तक। वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा हमारा आर्कटिक पोलर रीजन, जिसे टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। और यहाँ पर वेजिटेशन में हमें मोसेस और लाइकेंस देखने को मिलता है, छोटी छोटी झाड़ियां। ठीक है, तो एक बार इन सारी चीजों को वर्ल्ड मैप में बता दूं आपको। जी सर बता दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऐसे तो हमको बहुत हार्ड पड़ रहा है। ये लो वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। ये था हमारा 0 डिग्री रीजन। यहां पर कौन सा बना दिया हमने, सर इक्वेटर बना दिया यहाँ पे हमने। जी सर इक्वेटर समझ में आ गया बेटा, समझ में। सबसे पहला कौन सा था, इक्वेटर। और थोड़ा सा नॉर्थ में गए थे हम तो हमें क्या मिला था, वेस्टर्न साइड में सबसे वेस्ट में डेजर्ट, मॉनसून और सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट मिला था। ये देख लो, अगर झूठ बोल रहा हूं तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, इसी की बात की थी मैंने। जो ब्राउन कलर से शो हो रहा दैट इज डेजर्ट, जो जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट आ रहा, सहारा डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, नामीबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट, रुबल खली डेजर्ट, दस्त काविर, अटाकामा डेजर्ट, सिंध हुआ डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट किसके अंदर आ रहे, ये यहां पर आ रहे। कहां पर आ रहे, यहां पर आ रहे। ये सारे डेजर्ट्स हो गए। अब इस डेजर्ट, सवाना टाइप और मॉनसून टाइप क्लाइमेट, इनकी एक लाइन थी क्या हमारी, हाँ सर इनकी एक लाइन थी हमारी। कौन सी लाइन थी बेटा, वो थी ये वाली लाइन। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसके ऊपर वाली लाइन को देख लेते हैं। अब इसके ऊपर वाली लाइन कौन सी थी हमारी, ये वाली लाइन। ठीक है, वार्म टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन, वार्म टेम्परेट रीजन। अब इसमें ईस्टर्न साइड में क्या मिल रहा, चाइना टाइप क्लाइमेट। ईस्टर्न साइड में क्या मिल रहा, सर ईस्टर्न साइड में मिल रहा हमको चाइना टाइप क्लाइमेट। तो ये चाइना टाइप हो गया। बीच में यहां पर मिलेगा हमको स्टेपिस। स्टेपिस वो एरिया जहां पर आर्यंस भेड़ बकरी चराया करते थे। ठीक है, सेंट्रल एशियंस। तो ये हो गया स्टेपिस टाइप क्लाइमेट। इसके और वेस्ट में गए तो यहां क्या मिल गया, मेडिटेरेनियन। ये जो दिख रहा है अफ्रीका के ऊपर जो ब्लू कलर का पानी आपको दिखाई दे रहा, दैट इज दी मेडिटेरेनियन सी, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। सर जी हो गया मेडिटेरेनियन सी, यहां भी समझ में आ गया हमको। अब इस मेडिटेरेनियन सी, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट और क्या हो गया, चाइना टाइप क्लाइमेट। ऐसा कैसे हमको इधर भी मिल रहा, यहां पर और यहां पर सेम चीज, कोई वही नहीं। सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिल रहा, क्यों, क्या सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लोग रहते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या हम लोग नहीं मानते क्या, मानते उनको। तो ऐसा कैसे क्लाइमेट यहां भी जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्लाइमेटिक रीजन यहां तक वार्म टेम्परेट तक देखने को मिला। फिर आया कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट में वेस्टर्न साइड में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट,
जहां पर ब्रिटेन के आइलैंड्स है, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड्स है, ब्रिटिश टाइप, बीच में मिल गया साइबेरियन टाइप स्टेपिस के नॉर्थ में, और ईस्ट में मिल गया हमें यहां पर, और यहां पर लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। कौन सा मिल गया? लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप स्टेपिस टाइप, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन टाइप, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन लोरेशियन टाइप, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन कौन सा हो जाएगा? हमारा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। और सबसे नॉर्थ में हो गया टुंड्रा। बात खत्म, समझ में आया? तो इन सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को हमने क्या किया, इस पूरे पूरे ग्लोब पर प्लॉट कर दिया। इस ग्लोब के ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, इस ग्लोब के ऊपर मैंने इस चार्ट को बना मारा। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर डीप में जा रहा हूं। तो क्या मैं शुरुआत कर दूं? क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आ गई है जो मैंने उनको समझाया अभी? सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को एक रॉ फॉर्म में इमेज उनकी नजर में बन गई है। अब मैं जाने वाला हूं उस एरिया के अंदर एक एक को लेकर। पहले यहां ले जाऊंगा, फिर उसके बाद लेकर जाऊंगा सूडान टाइप में, फिर डेजर्ट में लेकर जाऊंगा, फिर मॉनसून में लेकर जाऊंगा, फिर मेडिटेरेनियन में जाएंगे जहां वाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टेपिस में जाएंगे जहां घास होगी, फिर चाइना टाइप में जाएंगे जहां मक्का की खेती होगी, फिर उसके बाद ईस्टर्न टाइप लोरेशियन टाइप जाएंगे जहां पर ट्रेपिंग होगी, पेपर की इंडस्ट्री होगी, फिर साइबेरियन टाइप में जाएंगे जहां पोलार बेयर होंगे, जहां बोरियल फॉरेस्ट होंगे, फिर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के अंदर जाएंगे जहां पर ब्रिटेन के गार्डन देखेंगे, फिर लास्ट में आर्कटिक टुंड्रा देखेंगे। तो एक एक करके सारे क्लाइमेटिक रीजन की बात करेंगे, बट शुरुआत करते हैं हम इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन से। सो वेलकम विद द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन सर हमें कहां मिलता है? तो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन हमें 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलता है। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि सर उस ग्लोब के अंदर तो हमने 10 डिग्री लिखा था और उस फ्लो चार्ट के अंदर तो यहां तो 5 डिग्री लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 5 मान लो, उसको 10 मान लो, बट हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाना चाहिए कि हम यहां की बात कर रहे हैं, हम इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक वाले क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट की लोकेशन होती है बेटा 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर ये तो हो गई इसकी लोकेशन। दूसरा, यहां पर बारिश कैसी होती है? तो प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज बिटवीन 150 टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हर दिन बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। कैसे होती है? यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सुबह होती है चमकते हुए सूरज के साथ, एकदम ब्राइट सनराइज होता है, एकदम सूरज चमकता है, सूरज के कारण पूरे एरिया के अंदर धूप गिरती है। जब पूरे एरिया के अंदर धूप गिरती है तो वाटर इवापोरेट होता है। वाटर इवापोरेट होकर कहां जाता है? ऊपर जाता है, कॉन्वेक्शनली। ठीक है, जब वाटर इवापोरेट होकर कॉन्वेक्शनली ऊपर जाएगा तो 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तापमान क्या होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो ऊपर जाकर क्या होगा? क्या बनेगा? बादल बनेगा। और बादल बनने के बाद क्या हुआ? मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक बादल बनते रहे और इवनिंग में रोज बारिश हो गई। रोज का बेटा यही सीन है कि सुबह सुबह के वक्त एकदम 12 घंटे का दिन होता है, चमकती हुई सूरज की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है, और वही 2 से 3 बजने के बाद शाम को जो बारिश होने लगती है तो रात को 7-8 बजे तक रोज बारिश चलती है। रोज सुबह 10 बजे सूरज निकलेगा, 10 बजे नहीं निकलेगा, माफ कीजिए मैं जरा इधर उधर हो जाता हूं। रोज सुबह सूरज निकलेगा 6 बजे या फिर 5:30 बजे, और रोज शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज बारिश होगी। ये कंडीशन चलती है इक्वेटर के ऊपर। आप समझ रहे हो कितनी हेडेक की कंडीशन है ये? मतलब जब हमारे यहां पर बारिश होती है तो हमको क्या लगता है? जब बारिश हमारे यहाँ होती है तो बारिश कुछ दिन तक अच्छी लगती है, उसके बाद बुरी लगने लग जाती है। बट यहां पर रोज ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जनरेट होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेटर। कितनी बारिश होती है? 150 टू 250 सेंटीमीटर। कौन सी रेनफॉल होती है? दैट इज द कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या आप लोगों को पता है 3 तरह की बारिश होती है बेटा? पहला कॉन्वेक्शनल, दूसरा ओरोग्राफिक और तीसरा फ्रंटल। ठीक है, तो कॉन्वेक्शनल मतलब गर्मी के कारण वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना और कन्वर्ट होकर ऊपर जाना, और ऊपर जाने के बाद बादल बनना, और बादल बनने के बाद बारिश होना, दैट इज कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है? पहाड़ों के ऊपर बादल का चढ़ना और बादल का बारिश कराना, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। और तीसरा क्या होता है? फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन, जहां पर फ्रंट्स बनते हैं। तो इस बारे में हमने बात की थी जब हमने रेनफॉल वाले चैप्टर को देखा था। तो यहां पर जो बारिश होती है दैट बारिश इज जस्ट बिकॉज ऑफ convectional rainfall. Rainfall occur through the year. Its greatest extent is found in Amazon, Congo and Malaysia. ये जो रेनफॉल जो पूरे साल होती है ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है अमेजन, कोंगो और मलेशिया के अंदर। अमेजन एक नदी है जो कि कहां बहती है? वो नदी है जो कि हमारे ब्राजील के अंदर बहती है। कोंगो वो नदी है, कोंगो जायरे रिवर की इक्वालिटी है मेरे बच्चों, उसे नोट कीजिए कि कोंगो एक ऐसी रिवर है जो इस इमेजिनरी इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार काटती है। कुछ इस तरीके से फ्लो करती है कि एक बार इक्वेटर के नॉर्थ में जाती है, फिर इक्वेटर के साउथ में जाती है और फिर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। दैट इज कोंगो जायरे। ठीक है, लास्ट इज मलेशिया। मलेशिया कोई रिवर का नाम नहीं है, मलेशिया इज अ कंट्री जो कि हमें कहां देखने को मिलेगी? हमें इस एरिया के अंदर जो देखने को मिल रहा है दैट इज दी मलेशियन या फिर मलेशिया कंट्री होती है। हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब होता है? यस, ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस क्या होते हैं बेटा? दिस इज सन, दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर दिस इज इक्वेटर 23.5 डिग्री,
नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है इन द मंथ ऑफ जून, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है समर सोल्स्टाइस। इंडिया में क्या होती है? गर्मी। दैट इज समर सोल्स्टाइस व्हेन सन इज एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दैट इज टर्म्ड एज विंटर सोल्स्टाइस। उसे क्या कहा जाता है? विंटर सोल्स्टाइस कहा जाता है। अब सन जून में से दिसंबर तक, मतलब जब दिसंबर से चढ़ते चढ़ते जब जून तक आएगा, और जून के बाद जब तक दिसंबर तक जाएगा, तो ऐसा है नहीं कि यहां से उठ के एकदम यहां आ गया, यहां से उठ के एकदम यहां आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? सर जी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बच्चों कैसे होगा? वो ऐसा होगा कि सन को ये समर में इक्वेटर से होता हुआ जाना पड़ेगा। तो जब वो इक्वेटर पर पहुंचेगा, जब सन इक्वेटर तक पहुंचेगा, उस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है बच्चों। तो क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। ठीक है, तो इक्विनॉक्स की कंडीशन कब बनेगी आपको पता है, बट फिर भी बता देता हूं। एक बार बनेगी मार्च में और एक बार बनेगी सितंबर में। ठीक है, जब सन दिसंबर से, अभी सन कहां है? अभी महीना कौन सा चल रहा? फरवरी का महीना चल रहा, मतलब सन यहां पर है। दिसंबर के बाद जनवरी में यहां था, फरवरी में यहां पर था, मार्च में कहां पहुंच जाएगा? इक्वेटर पर। अप्रैल में ऊपर, मई में ऊपर, और जून में कहां पहुंच गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। जुलाई में नीचे, अगस्त में नीचे, और सितंबर में अगेन कहां पहुंच गया? इक्वेटर पर। तो सन इक्वेटर पर कौन से 2 महीने में पहुंचता है? मार्च और सितंबर में। ठीक है, ये बात याद रहेगी क्या? ये बात याद रहेगी आप लोगों को बेटा, कि सन इक्वेटर पर कब पहुंचता है? मार्च और सितंबर में पहुंचता है। तो मार्च और सितंबर में जब सन इक्वेटर पर पहुंचता है, तो उस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब हम कौन सा क्लाइमेटिक रीजन पढ़ रहे हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन पढ़ रहे हैं। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में इक्विनॉक्स के जस्ट अगले महीने बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब इक्विनॉक्स कब हुआ? मार्च में। तो बारिश कब होगी? अप्रैल में। हेवी रेनफॉल कब होगी? अप्रैल में हो गई। सर जी हो गई अप्रैल में। दूसरा क्या हुआ? सितंबर में इक्विनॉक्स। तो हेवी रेनफॉल कब होगी? अक्टूबर में। तो मतलब अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश होती है अप्रैल एंड अक्टूबर के अंदर। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? सिंपल क्वेश्चन, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है जुलाई में, बट सन इंडिया में कब होता है? जून पर। ठीक है, इंडिया में कब होता है? जून पर। मतलब समर सोल्स्टाइस कब हो रहा है? जून में, बट बारिश ज्यादा कब हो रही है? जुलाई में। हर बार सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के 1 महीने बाद बारिश होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ को गर्म होने में, उस एरिया को गर्म होने में, लो प्रेशर को बनने में, विंड्स को आने में प्रॉपर 1 महीना लग जाता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, सबसे ज्यादा बारिश कब होगी? विंटर सोल्स्टाइस, मतलब दिसंबर के 1 महीने बाद, दैट इज जनवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी। अप्रैल और अक्टूबर के अंदर इक्वेटर पर होगी सबसे ज्यादा, और हमारे इंडिया में होगी जुलाई के टाइम पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के 1 महीने बाद, प्रॉपर 1 महीने बाद हेवी अमाउंट में रेनफॉल ओकर होती है। ठीक है, ये एरिया हमें कहां कहां मिलता है? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें मिलता है बेटा इक्वेटर। अब आप देख लो, यहां पर इक्वेटर जो आप देख रहे हो, जो मैंने येलो लाइन खींची, वो हर उस जगह से जा रही जो पूरा पूरा हरा है। ये पूरा पूरा हरा क्यों है सर? ये एक सैटेलाइट मैप है। सैटेलाइट मैप है जिसे थेमेटिक मैप कहा जाता है। वो मैप जो अलग अलग पिक्सल से, अलग अलग कलर से, अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग जियोग्राफिकल चीजें या फिर जीआईएस की चीजें बताया जाता है। एनडीए ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस? जीआईएस का क्या फुल फॉर्म होता है? तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस एरिया की ज्योग्राफी बता रहा है ये मैप, ये मैप ज्योग्राफी बता रहा है, तो ये हो गया जीआईएस मैप। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन कलर बता रहा क्या? जंगल। और ब्राउन कलर क्या बता रहा? डेजर्ट। क्या बता रहा? डेजर्ट। और ब्लू कलर बता रहा पानी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? व्हाइट कलर बता रहा आइस। ठीक है, तो इस तरीके से मैप को यूज किया जाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन हमें अमेजन रिवर में मिलता है। ठीक है, अमेजन के बाद हमें कहां मिलता है? कोंगो जायरे। ये हो गई बेटा कोंगो रिवर, ये यहां से निकली, इक्वेटर को क्रॉस किया, वापस इक्वेटर को क्रॉस किया और समुद्र में जाकर मिल गई। और तीसरा मलेशिया। यहां पर इन 3 जगह पर बहुत बढ़िया तरीके से हमें इक्वेटोरियल रीजन देखने को मिलता है। आइए इक्वेटोरियल रीजन के बारे में और जानते हैं। यहां पर टेंपरेचर क्या होता है? द ग्रेट टेंपरेचर विथ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर। देयर इज नो विंटर सीजन। 27 डिग्री इज एवरेज टेंपरेचर। पूरे साल भर समान तापमान होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इस एरिया पर गिरती ही रहती है बच्चों। तो सूरज की रोशनी जब इस एरिया के ऊपर गिरती ही रहेगी, तो तापमान क्या रहेगा? समान रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा। तो टेंपरेचर एक्सटेंट इस इक्वेटोरियल रीजन का हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता। टेंपरेचर थ्रू आउट द ईयर लगभग इक्वल ही रहता है। यूनिफॉर्मिटी यहां पर तापमान के अंदर बड़ी बनी होती है। एनडीए जो एग्जाम होती है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछती है। वहां पर आपको फिगर आउट नहीं देंगे कि आपको फिगर्स दे दी कि 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, नहीं। वो इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। यूनिफॉर्मिटी, डायरनल रेंज बहुत ज्यादा, ठीक है, स्पेशियल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन, इस टाइप के वर्ड्स हमको याद होना चाहिए। अब इन वर्ड्स को मैं बताता तो हूं,
इस वर्ड्स को मैं बताता तो हूं, बट आप इन सारे वर्ड्स को लर्न कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये आपके हाथ में। देखो क्या होता है, एक नियम होता है बेटा, जिसको स्टडी में बटरफ्लाई रूल कहा जाता है। उस बटरफ्लाई रूल का मतलब बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट कोई सी चीज को देख रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट कोई सी चीज को देख रहा है, अब वो कोई सी चीज को देख रहा है, जैसे कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अगर आप सिर्फ उस चीज को देख रहे हो तो आप जो मैंने बताया उस बताई हुई चीज का लगभग 60% चीजें अचीव कर सकते हो। ठीक है, कितनी? 60% चीजें। दूसरा, जब मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ अगर आप बोल रहे हो उसको, तो आप उसको 70% तक ले जा सकते हो। और अगर जो मैं बोल रहा हूं उसको को आप मेरे साथ साथ रिपीट भी कर रहे हो, साथ साथ उसको अपने हाथों से पेन चलाकर नोट भी कर रहे हो, तो आप उसको 85% ग्रेप कर सकते हो। 100% ग्रेप करने के लिए आपको उस चीज को डबल से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बटरफ्लाई का एक प्रिंसिपल बोलता है, जिसके ऊपर सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स के बीच की कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इस बात का मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं करा रहा हूं, जो भी मैं करा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कमेंट करना जरूरी नहीं है तो डोंट कमेंट। लाइव लेक्चर की बात कर रहा हूं कि आपको लाइव चैट करना जरूरी नहीं है तो मत करो। हमारा अल्टीमेट सिलेक्शन क्या काम क्या है कि वो चीजें हमें लर्न होना चाहिए, वो चीजें हमें लर्न होना चाहिए। तो उन चीजों को लर्न करने के लिए उस चीज को बार बार देखो, उसे लिखो, उसे नोट करो। देखो, आप तैयारी करो या ना करो अलग बात है, पर सिलेक्शन उस बंदे का होगा जो तब तैयारी करेगा जब आप नहीं करोगे। ये बहुत पॉइंट की बात है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, सिलेक्शन उसी का होता है जो उस वक्त पढ़ता है जब कोई नहीं पढ़ता, या फिर वो जो हर वक्त पढ़ता। हम क्या होते हैं, जोश में आते हैं, सडनली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ देर के अंदर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। करना क्या था, करना क्या क्या करने बैठ गए। ठीक है, मोबाइल डेटा ऑन किया, लेक्चर लगाया, राहुल सर ने जैसे बोला वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, और जय हिंद दोस्तों मेरा नाम राहुल वर्मा, इतना बोले से इतने में सडनली कोई सा व्हाट्सएप से मैसेज आ गया, तो हटाओ लेक्चर, पिट 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 करके चेट करने लग गए। नहीं बेटा, ये हमें नहीं करना है। हमें जो काम है वो काम करना है। ठीक है, कोई सा भी काम एक बार में नहीं होता, बट जो काम एक बार में हो जाए वो काम कैसा। ठीक है, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी चर्चा घर पे ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो एक बार में हो जाए। ठीक है, तो काम ऐसा हो जो टूट टूट के हो, तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन चीजों को हम तभी लर्न कर पाएंगे जब हम इनको बार बार देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर समझ में आया। टेम्परेचर के बाद आते हैं वेजिटेशन के अंदर। वेजिटेशन में क्या क्या हमें किस किस टाइप से देखने को मिलता है। पहली चीज है, यहां पर जो जंगल मिलते हैं, देखो जंगल कहां होते हैं, जंगल वहां होते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा तापमान होता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री और के अंदर ये चीजें देखी होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्लांट्स को क्या होता है, सनलाइट और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब इक्वेटर एक ऐसा एरिया है जहां पर धूप भी बहुत ज्यादा गिरती है और बारिश भी बहुत ज्यादा गिरती है। तो एक ऐसा एरिया जहां हेवी रेनफॉल प्लस हेवी टेम्परेचर हो, मतलब हेवी रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर हो, उस एरिया के अंदर हमें अलग अलग लेयर्स या फिर अलग अलग डाइवर्स और बहुत डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो यहां का वेजिटेशन क्या होता है, डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट। जो लेयर्स होती है वो अलग अलग फॉर्म में अरेंज्ड होती है। सबसे ऊपर होती है जो लेयर, उसे बोला जाता है इमर्जेंट लेयर। पेड़ों की हाइट होती है 50 फुट से लेकर के तो 60 मीटर तक, सॉरी 50 मीटर से 60 मीटर तक, समझ पा रहे हो, 50 मीटर से 60 मीटर तक ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, तो 50 मीटर से 60 मीटर तक की हाइट होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है इमर्जेंट लेयर। दूसरा होती है कैनोपी लेयर, फिर होती है अंडर स्टोर, और फिर नीचे होती है श्रब्स मतलब झाड़ियां। तो सबसे ऊपर जो पेड़ की लेयर होती है, जो तिरपाल की तरह दिखाई देती है हमको, जो सबको ढक लेती है, उस लेयर को कहा जाता है कैनोपी। अगर आप हवाई यात्रा करोगे, अगर आप एरोप्लेन से जाओगे, तो आपको इक्वेटोरियल जंगल दिखाई नहीं देगा। आपको इक्वेटोरियल जंगल बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको कहां दिखाई देगा, जहां कोई सी बड़ी रिवर उसको क्रॉस करेगी। जंगल को आप तभी देख सकते हो जब वो स्कैटर्ड हो। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का बॉटम आप नहीं देख सकते, क्योंकि पेड़ों की बेटा लेयर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होगी। तो आप बॉटम कब देख पाओगे, जब वहां पर जंगल कम होगा। और जंगल कहां कम होगा, जहां नदी होगी। तो नदी के किनारे ही हम देख सकते हैं, बस बाकी चीजों को हम नहीं देख सकते। तो डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। जो नीचे के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे बहुत छोटे होते हैं और दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पर होते एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स मतलब होता विंड प्लांट। विंड प्लांट क्या प्लांट होते हैं, वो प्लांट जो कि दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर ही पड़े रहे, ऊपर हवा में लग गए और हवा में घूम रहे, जैसे अमर बेल देखा होगा आपने। यहां पर आप देख रहे होगे कई सारी झाड़ियां लगी है इस बेल के ऊपर। ये क्या है, ये है कि इस बेल के ऊपर अलग अलग प्लांट्स जो है वो लग गए, यहां पर अलग अलग प्लांट्स जो है इसके ऊपर अटैच हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा एपीफाइट्स, क्या हो गया एपीफाइट्स। समझ में आया एपीफाइट्स क्या होता है। ठीक है, ओके तो इस टाइप के वेजिटेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। मल्टीपल स्पीसीज, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों ना मिले, क्योंकि यहाँ पर बारिश इतनी ज्यादा होगी तो अलग अलग पेड़ पौधों को लगने का मौका मिलेगा। तो कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, पहला महागनी, इबोनी, रोसवुड, डाइवुड। ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स हमें अलग अलग स्पीसीज, साथ ही साथ वाइल्ड रबर,
ये चीजें हमें कहां देखने को मिलती है? ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों, हमें ये मल्टीपल स्पीसीज हमें कहां देखने को मिलती है? इक्वेटोरियल जंगल के अंदर। मतलब 2 एकड़ की जमीन के अंदर लगभग 2 लाख अलग अलग स्पीसीज देखने को मिल जाती है हमें पेड़ पौधों की। फॉरेस्ट क्लियरिंग एक अलग चीज होती है। फॉरेस्ट क्लियरिंग मतलब होता है कि यहां पर इस जंगल के अंदर जितने भी आदिवासी होती है, वो आदिवासी क्या करते हैं? जंगल काटते हैं। जंगल को काटने के बाद क्या करते हैं? जैसे जंगल को काटा, जंगल को काटते हैं, जो वर्जिन लैंड आती है उस वर्जिन लैंड के ऊपर खेती करते हैं कुछ साल तक, वो फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जंगल काटते हैं, वहां खेती करते हैं, जिसको जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉरेस्ट क्लियरिंग इस एरिया पर मिलती है। ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, अलग अलग प्लांट और स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, जैसे ईपीफाइट, महागनी, इबोनी, रोजवुड, डाइवुड, रबर, इस टाइप के प्लांट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर मिलने वाला वेजिटेशन हुआ। अब इस रीजन के अंदर मिलने वाले जानवरों की बात कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा, ये अलग अलग स्टूडेंट इसको अलग अलग नाम से समझ लेंगे। कोई इसको तेंदुआ समझ लेगा, ठीक है सर, कोई इसको चीता समझ लेगा, कोई इसको टाइगर समझ लेगा। आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इट इज अ जेगुआर। ये जेगुआर एक ऐसा जानवर है जो जंगल के अंदर मिलता है। लेपर्ड हमें घास में मिलता है। कहां मिलता है, क्या होता है, उसकी बात करेंगे। मैंने तीनों में डिफरेंस समझ रखे, तो ये हो जाएगा, मतलब मेंशन कर रखे, आपको पता चल जाएगा। दिस इज द जेगुआर। वो जेगुआर हमें कहां देखने को मिलता है? जेगुआर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसकी हम बात करें इक्वेटोरियल जंगल, उन जंगलों के अंदर देखने को मिलता है। जेगुआर जो होता है वो एक टाइगर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेपर्ड जो होता है वो लायन फैमिली से बिलोंग करता है। और चीता जो होता है, ना टाइगर होता ना लेपर्ड होता, वो एक अलग ही चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा जेगुआर। जेगुआर मींस वन हु किल इन अ सिंगल शॉट, जो एक प्रहार से किसी को मार दे, वो है जेगुआर। ये जेगुआर कहां मिलता है हमको? ये जेगुआर हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि पानी के अंदर से, ये जो मगर आपको दिखाई दे रहा, इट इज नॉट अ मगर। मगर की छोटी स्पीसीज है जिसे केमन नाम से जाना जाता है। इस केमन को पानी के अंदर से निकाल लाता है और मार देता है। अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कीजिएगा लेपर्ड हंटिंग दी केमन, तो आपको पता चल जाएगा पानी के अंदर से, सॉरी, लेपर्ड ने जेगुआर हंटिंग दी केमन, कि पानी के अंदर से केमन को लेकर आता है। दूसरा मिलता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक, जिसका नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा का जो सांप है वो भी हमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। अलग अलग लीमा बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जो बर्ड्स हैं वो भी हमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ केमन देखने को मिलता है, जो कि हमारे क्रोकोडाइल और एलिगेटर की एक सब स्पीसी है। ठीक है, तो इतने टाइप के जानवर हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये सारे के सारे जानवर बेटा हमको देखने को मिलते हैं इक्वेटोरियल जंगल के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये 3 इमेजेस हैं। ये 3 इमेजेस मैंने इसलिए डाली ताकि आप सभी लोगों को इन तीनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो आपको फेस दिखाई दे रहा, सबसे पहला जो ताकतवर जानवर आपको दिखाई दे रहा, दैट इज द जेगुआर। दैट इज जेगुआर। जेगुआर क्या होता है? जेगुआर कहां मिलता है? रेन फॉरेस्ट के अंदर हमें दिखाई देता है। इस जेगुआर के बाद जो दूसरा होता है हमारा लेपर्ड, लेपर्ड हमें सवाना टाइप हैबिटाट के अंदर दिखाई देता है। और उसी लेपर्ड के साथ साथ जो चीता होता है ये भी हमें सवाना टाइप हैबिटाट के अंदर दिखाई देता है। जेगुआर वन हु किल्ड समवन इन अ सिंगल शॉट, जो एक बार में किसी को मार डाले, वो है जेगुआर। जेगुआर मस्क्यूलर होता है, इसके अंदर हमें डॉट्स देखने को मिलते हैं। वही लेपर्ड जो होता है, इसका जो नेक वाला पार्ट है वो ज्यादा मस्क्यूलर होता है, बाकी अदर इसकी जो पावर्स होती है वो लेस पावरफुल होता है कंपेयर टू दी जेगुआर। और सबसे बाद में आता है चीता, जो कि कुत्ते की तरह दिखाई देता है, बट वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल के नाम से जाना जाता है। इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी लंबी पूंछ, लंबी लेंथ इसको मदद करती है तेज दौड़ने के लिए, और अपने बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए इसकी पूंछ मदद करती है। ये दोनों बिग कैट फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्लियां, बट इट इज नॉट कम अंडर द बिग कैट। क्यों? क्योंकि एक तो साइज में बड़े हैं, और दूसरे ये दोनों रोर करते हैं। जो लेपर्ड होता है वो भी घुर्राता है, जो जेगुआर होता है वो भी घुर्राता है, जो लेपर्ड होता है वो भी तेजी से घुर्राता है, तेजी से दहाड़ मारता है। बट चीता जो होता है वो मियाविंग करता है, जैसे बिल्ली होती है ना, बस उसी बिल्ली की तरह चीते की आवाज होती है। तो चीता बिग कैट के अंदर नहीं आता है। बहुत ज्यादा चीते मिले तब जाकर वो मुश्किल से एक इसको मार सकते हैं, वाइल्ड बीस्ट को मार सकते हैं, उसके बाद है तो वाइल्ड बफेलो को मार सकते हैं, इसके बाद है तो एक बड़ा हिरण हो तो उसको मारने के लिए भी 4-5 चीता की जरूरत लगेगी। बट लेपर्ड जो होता है, लेपर्ड एक अकेला ऐसा जानवर है जो अकेला हंट करता है, वो मारकर लेकर जाता है। इट इज द मोस्ट सीक्रेटिव एनिमल। और सबसे ज्यादा मैंने इसको बीच में क्यों रखा? क्योंकि ये मिलता है इंडिया के अंदर। लेपर्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और इंडिया में भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 500 लेपर्ड हमें देखने को मिलते हैं। लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जिसका फूड प्रे बहुत ज्यादा बड़ा बेटा। ये इंसान को मार सकता है, बड़े हिरण को मार सकता है, साथ ही साथ उड़ते पक्षी को भी मार सकता है। ये जाना जाता है अपने से दुगने वजन को
अपने से दुगने वजन को अपने मुंह से पकड़कर पेड़ पर चढ़ने के लिए। मतलब अगर चीता लेपर्ड 60 किलो का है तो 120 किलो के हिरण को अपने मुंह से पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाएगा। दैट इज दी लेपर्ड। तो लेपर्ड एक यूनिक काम है इसके पास, पेड़ पर चढ़ना। ये फास्टेस्ट स्पीसीज है और ये पानी के अंदर स्विम करके जानवर को निकाल लेकर आता है। तो ये तीनों स्पीसीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक आप सभी लोगों को तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तीनों का हैबिटेट एकदम अलग अलग है। जगुआर हमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलता है, ये इंडिया और अफ्रीका के अंदर मिलता है, और ये मात्र अफ्रीका के अंदर मिलता है। पहले चीता इंडिया में भी मिलता था पर उसका शिकार कर लिया गया। पहले 1945 के टाइम से पहले, 1945 के पहले हमारे देश के अंदर कई जगह चीता देखने को मिलते थे। बट क्या हुआ, रेगुलरली हंटिंग के कारण, रेगुलरली पोचिंग के कारण इन सभी लोगों को मार गिराया गया। ठीक है, इनको आदिवासियों ने, पोचर्स ने, हंटर्स ने अपने शौक के लिए, अपने खाने के लिए इनको मार गिराया और अब इंडिया में चीता बेटा नहीं मिलता है। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज ट्राइंग टू रीइंट्रोड्यूस द चीता इन नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड पालपुर कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे देश के अंदर केनिया से चीते लाए जा रहे हैं। कब से ये प्लान चल रहा है, अब लाएंगे तब लाएंगे, अब लाएंगे तब लाएंगे, बट केनिया से चीते लाने का प्लान चल रहा है। इन चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है नौरादेही। क्या नाम है? नौरादेही। वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके अलावा जो बचे हुए चीते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पालपुर कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश विच इज सिचुएटेड इन श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दोनों जगह पूरे इंडिया में यह चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेपर्ड हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है, कई बार लोगों को देखने को मिला। एक बार इंडिया के अंदर नहीं मिलता और ना ही इंडिया के अंदर रह सकता है, बिकॉज ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर मिलने वाली ट्राइब्स की बात करते हैं। अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा ऊपर ऊपर से कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से ट्राइब देखने को मिलती है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर बेटा हमें अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है इंडियन ट्राइब। इंडियन ट्राइब ये अमेजन के अंदर हमें देखने को मिलती है। अमेजन के अंदर जो ट्राइब देखने को मिलती है दैट इज द इंडियन ट्राइब। दूसरा पिग्मीस, पिग्मीस हमें देखने को मिलती है, पिग्मी हॉक इन कोंगो, मतलब अफ्रीका के अंदर कोंगो नदी के किनारे पर हमें पिग्मी देखने को मिलती है। ओरांग असली एंड ओरांग अकीता ये हमें देखने को मिलती है मलेशिया के अंदर। आपको ओरांग असली नाम ही याद रखना है। ये तीन ट्राइब्स, दीज थ्री ट्राइब्स हमें कहां देखने को मिलती है? ये हमें इक्वेटोरियल रीजन के अंदर देखने को मिलती है। दीस आर दी प्रिमिटिव पीपल्स, मतलब पुराने लोग हैं जो कई सदियों से यहां पर रह रहे। दे आर दी हंटर एंड फूड गैदरर, मतलब हंटिंग करते हैं और जानवरों को अपने पास लाकर रखते हैं, हंट करते, फूड को गैदर करते हैं। इन लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर खेती के लिए जमीन नहीं होती, बट खेती करने के लिए इनको बहुत ज्यादा पचना भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पचना पड़ता है? क्योंकि ये ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहां पर नदियां है, जिनमें बहुत सारी मछली है, जहां पर जंगल है, जहां पर बहुत छोटे छोटे जानवर है, जहां पर पेड़ है, जहां पर अलग अलग फ्रूट्स इनको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा पचना नहीं पड़ता है, ठीक है, खाने के लिए। दे परफॉर्म जूम कल्टीवेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जूम नहीं झूम कल्टीवेशन। दे परफॉर्म झूम कल्टीवेशन। एक झूम कल्टीवेशन ये परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, उस झूम कल्टीवेशन के अंदर अलग अलग स्पीसीज को, प्लांट्स और एनिमल्स की जो क्या बोलते हैं उसको, झूम कल्टीवेशन के अंदर जो फॉरेस्ट होता है उसे क्लियर किया जाता है, खेती की जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह जाकर खेती की जाती है और पुरानी जगह अगेन अपनी फर्टिलिटी गेन कर लेता है ह्यूमस के कारण। इस टाइप से यहाँ पर झूम कल्टीवेशन, फॉरेस्ट क्लियरिंग की जाती है। कोकोस आर ग्रोन इन इक्वेटोरियल रीजन विच इज अ रॉ मटेरियल टू दी चॉकलेट इंडस्ट्री। यहाँ पर कोकोस उगता है, ठीक है, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है दैट इज द कोकोस, और इसको इक्वेटोरियल जो यहाँ पर जो चॉकलेट की इंडस्ट्री है वहां पर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर यूज किया जाता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अंदर। पहले यहाँ पर कोकोस का प्रोडक्शन नहीं होता था, बट सभी ये लोग जब ब्रिटिशर्स के गुलाम बने तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये एरिया एक ऐसा है जहां पर कोकोस उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो गुलाम थे नहीं ब्रिटिशर्स, तो वो तो आजाद थे। तो जो आजाद होता है उसको कुछ भी काम करने की आदत होती है। वो आजाद था इसलिए उसने पढ़ाई की, वो आजाद था इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट किए। हम लोग तो क्या थे, पहले गुलाम थे। अगर गुलाम नहीं होते तो कई सारी थीसिस, कई सारी जो थ्योरी होती है आज हमारा देश भी देता। हमको क्यों पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे जो लोग हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के क्यों है? ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो कई सारे लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के। क्यों? क्योंकि वो लोग आजाद थे। वो लोग आजाद थे तो वो एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी और इन ब्रिटिशर्स की जिल्लत खाने के अलावा कुछ था ही नहीं, तो कैसे कोई आदमी वो करेगा? बट आज हमारा देश आजाद है, आर्टिकल 19 है हमारे पास, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी करने की आजादी है। ठीक है, कुछ भी करना मतलब ऐसा करना जो कि किसी को हार्म ना पहुंचाए, इन सब चीजों की हमारे पास आजादी है। तो क्या है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। हमारा मुल्क अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पहले हम अंडर डेवलप्ड थे, अब हम डेवलपिंग स्टेज पर आ गए, और एक वक्त आएगा जब हम डेवलप्ड भी हो जाएंगे, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो चॉकलेट इंडस्ट्री कहां होती थी? इक्वेटोरियल रीजन के अंदर होती है। यहां पर एक और पॉइंट है, इट इज नेट टिम्बर इंपोर्टर। ये जो एरिया होता है ये टिम्बर का इंपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इट इज नेट टिम्बर इंपोर्टर। क्यों नेट टिम्बर इंपोर्टर? इसलिए होता है क्योंकि यहां पर अलग अलग स्पीसीज मिलती है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा स्पीसीज। अगर आप सोचो आपको फर्नीचर बनाना है,
ठीक है। तो आप फर्नीचर काय से बनाओगे, या तो साल से बनाओगे, सागवान से बनाओगे, या पलास से बनाओगे। अब आपको ये तीनों चीजें मिलना चाहिए किसी भी एरिया के अंदर। अब साल, सागवान और पलास आपको कहां मिलेगा? एक ऐसे एरिया के अंदर जहां पर सेम टाइप का चीजें मिलती है। बट इक्वेटोरियल रीजन के अंदर क्या है, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे। तो आपको एक साल का पेड़ यहां मिला, दूसरा साल का पेड़ जंगल के अंदर कहीं और मिला, वो तीसरा साल का पेड़ जंगल के अंदर कहीं और मिला। तो इतने सारे पेड़ों को काटना अलग अलग घुस के आसान नहीं होता, इसलिए फर्नीचर और इन सारी चीजों को इनको टिम्बर इंपोर्ट कराना पड़ता है। ये था हमारा इक्वेटोरियल रीजन। कल का जो लेक्चर होगा बेटा, उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सवाना टाइप क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर इसके बाद हम अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर सवाना टाइप क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। बेटा आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इस लेक्चर को पूरा देखिए, इसके नोट्स को नोट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम फ्लाइट लेंगे, जहां से हम आगे बढ़ेंगे। किसकी तरफ? हमारे बचे हुए इस लेक्चर के पार्ट की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।